मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनल राइट्स जारी रहे। 2014 तक तो ये थोड़े से एक प्रॉपर लेवल पे होता था, लेकिन 2014 के बाद ये ओपनली हो रहा है। जेनोसाइड्स के कॉल दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई एक्ट। हमारे खिलाफ हिंसा की जाती है, इसके रीजंस क्या है? रीजन मैंने ये पाया कि हमारी आवाज नहीं है नेशनल लेवल पे, और हमारी आवाज इसलिए नहीं सुनी जाती है कि लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में हमारा ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और सारे लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज की टू ऑल एम्पावरमेंट। अगर हम वहीं पे फेल हैं, हर तरह की यातनाएं हमें सहनी पड़ती। इंक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, मेरी इस किताब के रिलीज पर मौजूद इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी, मेंबर राज्यसभा, इस प्रोग्राम के की नोट स्पीकर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, हमारे दूसरे ऑनरेबल स्पीकर ईटी मोहम्मद बशीर साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम केरला, हमारे दूसरे स्पीकर आरफा खानम शेरवानी, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एडिटर एट द वायर, मेरे सामने मौजूद दोस्तों, साथियों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस किताब के लिखने का मकसद क्या है। 1980 में गोपाल पैनल की रिपोर्ट आई थी, जिसे गवर्नमेंट ने पब्लिकली पब्लिश नहीं किया। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई। 2014 में कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आई। महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आई। तेलंगाना में कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट आई, और भी मुख्तलिफ रियासतों में तरह तरह के रिपोर्ट्स आए मुसलमानों के हालात के ऊपर। और सारे रिपोर्ट्स ये बयान करते हैं कि मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बेहद ख़राब है। यह दलितों से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ओबीसी से भी नीचे है। लेकिन इसको दूर करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, हिंसा, कम्युनल राइट्स जारी रहे। 2014 तक तो ये थोड़े से एक प्रॉपर लेवल पे होता था, लेकिन 2014 के बाद ये ओपनली हो रहा है। जेनोसाइड्स के कॉल दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि इन सारी चीज़ों के पीछे एक तरफ तो हमारी हालात ख़राब हैं, और दूसरी तरफ हमारे खिलाफ हिंसा की जाती है। इसके रीजंस क्या हैं? रीज़न मैंने ये पाया कि हमारी आवाज़ नहीं है नेशनल लेवल पे, और हमारी आवाज़ इसलिए नहीं सुनी जाती है कि लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में हमारा ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और सारे लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज की टू ऑल एम्पावरमेंट। अगर हम वहीं पे फेल हैं, तो हर तरह की यातनाएं हमें सहनी पड़ती हैं। ये मकसद है इस किताब के लिखने का, कि मैं यह बताऊं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, हम उन सारी चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है हमको ये रिप्रेजेंटेशन दिलाने में। आगे चलते हैं। भारत में डेमोक्रेसी का 75 साल हम मना रहे हैं। आज पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन था और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठे हैं, उनके वहाँ पे स्पीचेज हुए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सर, इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए कई घटकों ने अपने अपने अहम योगदान दिए हैं। उसमें से दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, गरीब हैं, और मुस्लिमों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे वो परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो, चाहे वो डेमोक्रेसी में उनका विश्वास हो, चाहे वो गवर्नमेंट में उनका विश्वास हो, चाहे ये विश्वास हो कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी,
गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को ख़त्म करेगी, गवर्नमेंट सोशल जस्टिस लेकर के आएगी, गवर्नमेंट सबके लिए एक तरह से काम करेगी। ये जो विश्वास है यहाँ के जो पॉलिटिकल सेटअप है, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है, उसको स्ट्रेंथन करता है और मुसलमानों ने उसमें अहम रोल निभाया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, प्रियम्बल में ही कहा जाता है सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कही गई है। इंटरनेशनल प्रोविजंस हैं कि जो जिस कंट्री की जो माइनॉरिटीज़ है दे हैव बीन गिवन ड्यू राइट्स टू हैव ड्यू पॉलिटिकल शेयर इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और मुख्य स्टेट असेंबलीज में बहुत ही ख़राब है। सर मैं आपको बताना चाहूँ सर, हम आज़ादी से लेकर के अभी तक 1070 MPs हम डिज़र्व करते थे और हमारे सिर्फ 520 MP चुन करके आए हैं, यानी 50% से ज़्यादा डिप्रीवेशन है। यानी ये 50% से ज़्यादा यानी 500 सीटें किनको मिली ये सभी लोग जानते हैं। आज पार्लियामेंट में 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और आबादी के हिसाब से हमें 78 चाहिए। आज जो डिप्रीवेशन है वो लगभग 70% के आसपास है। उसी तरह से स्टेट असेंबलीज में लगभग 50% डिप्रीवेशन है। तो इन सारी चीज़ों के नहीं होने के कारण हमारी आवाज़ न पार्लियामेंट में सुनाई देती है, न हमारी आवाज़ स्टेट असेंबलीज में सुनाई देती है। इसका कारण सर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर के जाऊंगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तैयार हो रहा था, जब उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, जब मई 1949 के ड्राफ्ट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन शेयर, ये ड्राफ्ट में था। लेकिन अचानक जो माइनॉरिटीज़ के घटक हैं उनको एक एक करके मैनिपुलेट किया गया और इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया और इसका नतीजा है कि आज मुसलमानों की लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में उनकी कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन इनके पीछे आज जो हमारी हालत है, इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न यह है कि जो मुसलमान जिन पार्टियों को वोट करते हैं, चाहे वो सेकुलर पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं या ओबीसी बेस्ड पार्टीज हैं, उनको प्रॉपर नॉमिनेशंस नहीं देती हैं। दिस इज़ द नंबर 1 रीज़न सर। सेकेंड रीज़न कि भारत का जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको कहीं ना कहीं कम्युनलाइज किया गया है। तीसरा, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जो कहीं ना कहीं जो दबे कुचले हैं, जो गरीब हैं, जो माइनॉरिटीज़ में है, चाहे मुस्लिम्स हैं या कोई और हैं, उनको ये मार्जिनलाइज करता है। छोटी पार्टियों को भी मार्जिनलाइज करता है, उनको प्रॉपर स्पेस नहीं देता है। तो FPTP सिस्टम के जगह पे अगर प्रोपोर्शनल सिस्टम हो तो हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। सर, जो यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, डिलिमिटेशन कमीशन है, गवर्नमेंट्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इन्होंने भी मुसलमानों को सिस्टमेटिकली पॉलिटिकली मार्जिनलाइज करने की बहुत कोशिश की है। आप डिलिमिटेशन कमीशन के आप काम को देखिए। जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं जहां से मुसलमान चुन करके आ सकते हैं, लगभग 10 to 15% सीटों को उनको आरक्षित करके रखा गया है। उसके बाद आते हैं एडवर्स जेरीमैंडरिंग, यानी मुसलमानों के जो एरियाज हैं उनको इस तरह से काटा गया है, इस तरह से जेरीमैंडरिंग किया गया है कि उनकी आबादी को कहीं ना कहीं माइनॉरिटी बना करके रखा गया है। और सर, हिस्ट्री में एक बात मैं बताना भूल गया कि जब ये रिजर्वेशन के प्रोपोजल को जब ख़त्म किया गया तो इस कंडीशन के साथ ख़त्म किया गया कि दिस प्रोपोजल